गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, पिछले बार मैंने बताया है ये साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर का एबनॉर्मलिटी का क्राइटेरिया। उसमें कोलमैन महोदय ने 4 क्राइटेरियाज बताए हैं, उसके 4 दृष्टिकोण बताए हैं, जिसमें पहला था सांख्यिकीय दृष्टिकोण, दूसरा था अभियोजन की उपयुक्तता, तीसरा था परिपक्वता की कसौटी और चौथा था सामाजिक कल्याण की कसौटी। पहला मैंने बताया सांख्यिकी कसौटी। आज मैं दूसरा बता रही हूँ। आज मैं दूसरी कसौटी को बता रही हूँ। अभी मैं ये अभियोजन की उपयुक्तता। अभियोजन की उपयुक्तता क्या है? कुछ लोग वातावरण की जटिल एवं परिवर्तनशील परिस्थितियों के साथ वातावरण की जटिल एवं परिवर्तनशील परिस्थितियों के साथ अनुकूल समायोजन या अभियोजन स्थापित करने की योग्यता के आधार पर सामान्य और असामान्य व्यक्तियों की पहचान करते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार वातावरण के साथ उपयुक्त अभियोजन स्थापित करने में समर्थ व्यक्ति को सामान्य, और जो अभियोजन स्थापित करने में असमर्थ या विफल होते हैं उन्हें असामान्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें असामान्य कहा जाता है। जब लोग वातावरण के में, इसका मतलब हुआ कि कुछ लोग जो वातावरण के जटिल परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर लेते हैं या समायोजन करने की उनमें क्षमता होती है, तो उन्हें हम लोग सामान्य बोलते हैं। और जिन लोगों में किसी भी परिस्थिति की जटिल परिस्थितियों में अपने आप को सामान्य नहीं रख पाते हैं या उसका सामना करने में वो सफल नहीं हो पाते हैं या अभियोजन करने में वो सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? असामान्य कहते हैं। असामान्य कहा जाता है। ठीक है। व्यक्ति जब अपने वातावरण के साथ उपयुक्त ढंग से अभियोजन करने में सफल होता है, तब वह सुख और संतोष का अनुभव करता है। अन्यथा उसमें कुंठा और निराशा के भाव पनपते हैं, जो मानसिक विसंतुलन की स्थिति उत्पन्न करते हैं। फलतः वह पागल, उदास और बुरा हो जाता है। वो क्या होता है? जब व्यक्ति, देखिए होता क्या है कि जब व्यक्ति किसी भी समस्या को अपने अनुसार ढाल लेता है या उसके अनुसार वो ढल जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है? एक सुख मिलता है और एक संतोष की अनुभूति होती है उसमें कि चलो हमारा ये काम हो गया या हम इसके अनुरूप अपने को कर लिए, तो उसमें एक संतोष और सुख की अनुभूति होती है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते हैं उसमें क्या होता है? कुंठा उत्पन्न हो जाता है और क्या मानसिक विसंतुलित हो जाते हैं, है ना। वो उदास रहने लगते हैं। तो बार बार इधर उधर कुछ ना कुछ काम करते हैं। जब उदासी आएगी तो व्यक्ति अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएगा या किसी से अच्छे ढंग से मिलना जुलना नहीं हो पाता है। तो व्यक्ति क्या होता है? पागलों जैसा इधर उधर घूमने लगता है या पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है, तो उसको हम लोग असामान्य कहते हैं। वह उसका ये होता है कि वो पागल जैसा काम करने लगते हैं। असामान्यता का यह दृष्टिकोण भी आंशिक रूप से ही सही है। अभियोजन एक सापेक्ष शब्द है। अभियोजन क्या है? एक सापेक्ष शब्द है। अतः अभियोजित और अनभियोजित व्यक्तियों के बीच स्पष्ट अंतर करना कठिन है। कुछ ऐसे भी अवसर आते हैं जब व्यक्ति के किसी व्यवहार विशेष को उसकी तत्कालिक आवश्यकताओं के संदर्भ में अभियोजित व्यवहार कहा जा सकता है, पर सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से उसका वो व्यवहार अहितकर होता है। उसका वो व्यवहार क्या होता है? अहितकर होता है। इसलिए उसके उस व्यवहार को समाज विरोधी व्यवहार की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे चोरी करना एक ऐसा व्यवहार है जो चोरी करने वाले व्यक्ति की आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, परंतु सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उसका यह व्यवहार समाज विरोधी व्यवहार कहलाएगा, जो असामान्य व्यवहार का एक रूप है। ये क्या होता है? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चोरी करता है, तो उसकी वो आवश्यकता कुछ समय के लिए पूरी हो जाती है, लेकिन जब आवश्यकता उसकी पूरी होती है तो उसमें एक संतुष्टि उत्पन्न होती है, वो संतुष्ट हो गया। लेकिन सामाजिक रूप से समाज के नज़र में यह एक अव्यवहारिक काम होता है, एक समाज विरोधी काम होता है, तो वो व्यक्ति असामान्य व्यवहार का एक रूप हो जाता है। तब इसे हम लोग असामान्य कहने लगते हैं।
अच्छा, इससे अब स्पष्ट है कि असमानता का यह दृष्टिकोण पूर्ण रूप से सही नहीं। तो क्या अब इसमें भी ये लगता है कि असमानता का ये दृष्टिकोण क्या है, पूर्ण रूप से हम लोग सही नहीं मान पाते हैं। अब तीसरा कसौटी है असमानता की ये परिपक्वता की कसौटी। तीसरी कसौटी क्या है? परिपक्वता की कसौटी। अब इसमें देखिए, इसको समझिए, या आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। तीसरी कसौटी है असमानता की कसौटी। असमानता की यह तीसरी प्रमुख कसौटी है। इस कसौटी का मुख्य आधार शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से परिपक्व होने का स्तर है। क्या है इस कसौटी का मूल आधार है शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से परिपक्व होने का स्तर है, जिसका निर्धारण व्यक्ति की उम्र, यौन भेद मतलब एज, उसके सेक्स डिफरेंस, समय विशेष में सामाजिक अपेक्षाएं, आदर्श आदि आधारों पर किया जाता है। जो व्यक्ति इन आधारों के स्तरमान के अनुरूप, स्तरमान मतलब उसके लेवल के अनुरूप सोचता, विचारता है, व्यवहार करता है अथवा प्रत्यक्षीकरण करता है, उसे सामान्य तथा उनकी सोच, विचार, व्यवहार या प्रत्यक्षीकरण निर्धारित स्तरमान से जितना ही कम होता है, उन्हें उतना ही गंभीर रूप से असामान्य व्यक्ति कहा जाता है। मतलब कि इसमें इस आधार पर, इस परिपक्वता के आधार पर व्यक्ति जितने अच्छे से काम कर पाता है, अच्छे से कहना मतलब उसके उम्र के अनुसार, यौन भेद का जो डिफरेंस है उसमें, यह समय के अनुसार, आदर्शों के आधार पर जितने अच्छे से वो काम कर पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य कहते हैं। और जो व्यक्ति इस तरह का सोच विचार नहीं रखता है, या उसका व्यवहार या उसका प्रत्यक्षीकरण इसके इस लेवल के अनुरूप नहीं होता है, या जितना कम होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? असामान्य व्यक्ति कहते हैं, है ना। अब देखिए, इस कसौटी की एक प्रमुख विशेषता यह है कि परिपक्वता के स्तर को प्रमाणित ढंग से मापा जा सकता है। अतः सामान्य असामान्य व्यक्तियों के बीच मात्रात्मक भिन्नता को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। इसकी विशेषता क्या है कि जब हम सामान्य और असामान्य का जो अंतर है, जो मात्रा है, मात्रा की विभिन्नता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? आसानी से हम लोग माप सकते हैं, नाप सकते हैं, है ना। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि सामान्य स्तर की परिपक्वता से व्यक्तित्व के पूर्ण रूपेण संगठित होने का परिचय मिलता है। पूर्ण रूपेण क्या होता है? संगठित होने का परिचय मिलता है। इसकी दूसरी विशेषता क्या है? सामान्य स्तर की परिपक्वता से व्यक्तित्व के पूर्ण रूपेण संगठित होने का परिचय मिलता है तथा परिपक्वता स्तर का सामान्य से भिन्न होना व्यक्तित्व के असंगठन का सूचक होता है। क्या होता है? व्यक्तित्व के असंगठन का ये सूचक बनता है। अतः इस कसौटी से संगठित और संगठित या बिखरे हुए व्यक्तित्व की पहचान करना संभव है। इससे क्या होता है? इस कसौटी से उस तरह के व्यक्ति का पहचान करना आसान होता है या संभव होता है जिसका जो संगठित और असंगठित या बिखरे हुए व्यक्तित्व के होते हैं। ठीक है। अब देखिए, लेकिन इस कसौटी में भी एक कमी है। ये जो क्राइटेरिया है, इसमें भी कुछ ना कुछ कमी होगा। इसमें कमी है कि परिपक्वता का उपयुक्त स्तर सुनिश्चित करना मुश्किल है, क्योंकि यह समय, स्थान और परिस्थिति पर निर्भर रहता है। अतः कभी कभी इस कसौटी के आधार पर सामान्य और असामान्य व्यक्ति की सही पहचान करने में दिक्कत होती है। इसमें क्या होता है? इसमें सही पहचान करने में क्या होता है कि दिक्कत होने लगता है ना। तो हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से ये होने लगता है। अब है चौथा कैटेगरी। ठीक है, चौथा क्राइटेरिया है सामाजिक कल्याण की कसौटी, है ना। अब देखिए, सामाजिक कल्याण की कसौटी में क्या है? सामान्य और असामान्य व्यक्तियों की पहचान व्यक्ति के सामाजिक संदर्भ में करना ही उपयुक्त प्रतीत होता है। इस दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्ति का जो व्यवहार समाज द्वारा स्थापित या स्वीकृत आदर्श, नियम, रीति रिवाज, प्रथा आदि के अनुरूप होता है, उसे सामान्य और प्रतिकूल व्यवहार को असामान्य की श्रेणी में रखा जाता है। इसका कारण यह है कि समाज के आदर्श, नियम, मूल्य, रीति रिवाज, प्रथा आदि समाज विशेष की आवश्यकता
अपेक्षा एवं परिस्थिति के प्रसंग में बनते हैं, जिससे सामाजिक गतिविधियां सामान्य और सुचारू रूप से चलती हैं तथा समाज प्रगतिशील होता है। लेकिन जब व्यक्ति का व्यवहार इन सामाजिक आदर्शों के प्रतिकूल होता है, तब समाज की सामान्य व्यवस्था अव्यवस्थित हो रहती है तथा समाज की प्रगति में गतिरोध उत्पन्न होता है। इससे समाज का विकास रुक जाता है। अतः इस तरह का व्यवहार सामाजिक कल्याण की दृष्टि से अहितकर होता है। फलस्वरूप ऐसे प्रतिकूल व्यवहार को सामान्य से परे या भिन्न अर्थात असामान्यता की श्रेणी में रखा जाता है ना। इसे क्या किया जाता है? असामान्यता की श्रेणी में रखा जाता है। असामान्यता का यह उपयुक्त दृष्टिकोण प्रतीत होता है। इस दृष्टिकोण से समाज विरोधी या चारित्रिक दुर्बलता से संबंध व्यवहारों के अतिरिक्त व्यक्ति के वैसे व्यवहार भी असामान्य कहे जाते हैं जिनके कारण व्यक्ति का सामाजिक संबंध अच्छा नहीं रहता है तथा वे सामाजिक रूप से कुसमायोजन के शिकार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वे सामाजिक रूप से कुसमायोजन के शिकार होते हैं। कौन से व्यक्ति? जिनका क्या होता है? ये चारित्रिक दुर्बलता से संबंध व्यवहार होता है ना। और उन्हें असामान्य कहते हैं। सामाजिक संबंध जिनका अच्छा नहीं होता है और वो सामाजिक रूप से किसी के प्रति वो समाज में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? असामान्य कहते हैं। अब देखिए, चूँकि विभिन्न देश एवं समाज की मान्यताएं, आदर्श, मूल्य, नियम आदि अलग अलग होते हैं, अतः व्यक्ति के व्यवहार का हितकर या अहितकर होना उसके समाज विशेष पर भी निर्भर करता है। इसलिए सामाजिक दृष्टि से हितकर और अहितकर व्यवहारों का निर्धारण समाज विशेष के संदर्भ में ही किया जा सकता है। क्या किया जाए? समाज विशेष के संदर्भ में ही किया जा सकता है। इसलिए इस दृष्टिकोण के आधार पर सामान्य और असामान्य व्यवहार के बारे में कोई सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता है ना। अब देखते हैं, सामान्य और असामान्य व्यवहारों के संबंध में उपयुक्त दृष्टिकोणों के अतिरिक्त और भी कई दृष्टिकोण हैं, जैसे नैतिक दृष्टिकोण, शारीरिक व्याधि का दृष्टिकोण इत्यादि। लेकिन इनमें कोई दृष्टिकोण पूर्णतः सही नहीं है। अतः अब हम लोग क्या करते हैं? एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हैं और समग्र दृष्टिकोण विकसित किया जाता है तथा व्यक्ति के व्यवहारों का समानता को समझने के लिए इन सभी दृष्टिकोण का आधार बनाया जाना ही एक उपयुक्त कारण बनता है, उपयुक्त होता है। हम लोग क्या देखें, इस सब का समाज बनाना ही इसमें एक उपयुक्त कारण बनता है। ठीक है, तो हम कहने का मतलब है कि सभी मिला जुला कर इसका ये निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक परिस्थिति में या किस तरह का समाज है, किस तरह की सोसाइटी है, उसके परिप्रेक्ष्य में ही व्यक्ति के व्यवहार को देख करके हम समझ पाएंगे कि वो व्यक्ति कितना सामान्य है और किस तरह से असामान्य है वो, है ना। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर अगले क्लास में मैं आगे और बताऊंगी इसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।